हेलो दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मी सिंह, जवाहर नवोदय विद्यालय बीगौर एटा से। आज हम लोग पढ़ेंगे नवोदय प्रवेश परीक्षा के गणित का पहला पाठ, जिसका नाम है संख्या एवं संख्या पद्धति, जिसमें हम ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे। ये जानेंगे कि प्राकृत संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्या क्या होती हैं, अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या क्या होती हैं, विषम संख्या क्या होती हैं, पूर्ववर्ती उत्तरवर्ती स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, क्या होते हैं ये, जातीय मान किसे कहते हैं। आज ये हम सारे टॉपिक कवर करेंगे और इन्हें हम उदाहरण के साथ अच्छी तरह से समझेंगे। चलो तो देखते हैं प्राकृत संख्या क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्या होती हैं जो किसी वस्तु को गिनने के काम में आती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होती हैं और 9 तक होती हैं। अच्छा, आप लोग कॉपी पेन तो लेकर बैठे ही होंगे। अब आप लोग नोट करते हैं, जैसा मैं लिख रही हूँ। प्राकृत संख्या की परिभाषा: वे संख्याएं जो किसी वस्तु के गिनने के काम में आती हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो आप लोग इसे पढ़कर अच्छे समझ सकते हो कि वे संख्याएं जो किसी वस्तु के गिनने के काम आती हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और आप लोग मेरी राइटिंग में मत जाना, क्योंकि ये मेरा बोर्ड पर पहली बार है। अच्छा, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है एक। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं 9 तक। अब हम चलते हैं दूसरी, और प्राकृतिक संख्याओं से हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या बना सकते हैं। दूसरी संख्या पर, जिसे कहते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या की जैसी होती हैं, लेकिन बस पूर्ण संख्या में 0 और शामिल हो जाता है। जैसे प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर 9 तक होती हैं, लेकिन पूर्ण संख्या में 0 और शामिल हो जाता है, तो पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर 9 तक होती हैं। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि पूर्ण संख्याएं वे संख्या होती हैं जो प्राकृतिक संख्याओं में 0 शामिल होने पर पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर पूर्ण संख्या नहीं होंगी तो हमारा किसी भी चीज़ को गिनना पूर्ण नहीं होगा। जैसे अगर हमें 10 लिखना है, तो 10 क्या हम बिना 0 के लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। प्राकृतिक संख्याओं से हम 10 नहीं लिख सकते, 100 भी नहीं लिख सकते। जैसे 0 की कोई भी संख्या होती है, हम उन्हें नहीं लिख सकते हैं 0 के बिना। तो इसलिए इनका नाम पूर्ण संख्या रखा गया है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं से गिनना हमारा पूर्ण होता है। अभी हमें 10 लिखना है, तो 10 में भी तो हम 0 ही लगाएंगे, फिर तो 10 पूरा होगा।
अच्छा, अब आप लोग अपनी नोटबुक में लिखिए, प्राकृतिक संख्याओं में 0 शामिल करने पर पूर्ण संख्या बनती हैं। और ये लिख लीजिए 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सम संख्याएं किसे कहते हैं। सम संख्याएं वैसे आप लोगों को पढ़े तो आते ही होंगे, 2 का सबको ही आता है। सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। मतलब हम किसी भी संख्या में 2 से भाग दें तो शेषफल हमारा 0 आना चाहिए, तो वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अगर हम 4 में 2 का भाग दें, 2 दूनी 4, क्या शेषफल आया हमारा 0। इसका मतलब 4 क्या है, एक सम संख्या। तो आप लोग लिखिए सम संख्या की डेफिनेशन, वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं, या किसी भी संख्या में 2 से भाग देने पर शेषफल 0 आए, उन संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। लिख लिया? ठीक। सम संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 2 से, क्योंकि अगर हम 1 में 2 का भाग देंगे तो हमारा शेषफल 0 आएगा नहीं। अगर 2 में 2 का भाग देंगे तो हमारा शेषफल 0 आएगा। इसलिए सम संख्या कहाँ से शुरू होती हैं? 2 से। 2, 4, 6, 8, 10। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। सबसे छोटी सम संख्या 2 है। ओके, चलो आगे। अब हम पढ़ेंगे विषम संख्याएं। वैसे तो आप नाम से ही जान रहे होंगे विषम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्याओं का उल्टा। सम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से विभाजित हो जाएं, या किस संख्या में भाग देने पर उनका शेषफल 0 आए। वैसे ही सम संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, और या किसी भी संख्या में 2 से भाग देने पर शेषफल 0 ना आए, वे सम संख्या होती हैं। आप नोटबुक में लिखिए, वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो, या किसी भी संख्या में 2 से भाग देने पर शेषफल 0 ना आए, वे संख्याएं विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे अगर हम अभी 3 लें, तो 3 में हम 2 का भाग देंगे तो हमारा शेषफल 1 आएगा, मतलब हमारा शेषफल 0 नहीं आया। तो जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हो या जिनका शेषफल 0 ना आए, वे संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पर भी हमने 3 में भाग दिया 2 का, तो यहाँ पर क्या शेषफल बचा? 1, 0 नहीं बचा। तो ये कौन संख्या हो गई? विषम संख्याएं। आगे भाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावा और किसी भी संख्या से कट जाएं या पूरी विभाजित हो जाएं, वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या इसकी दूसरी परिभाषा, जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हों, वे संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। वैसे आप लोग अभी गुणनखंड नहीं जानते होंगे, आगे लेक्चर में हम गुणनखंड भी बताएंगे गुणनखंड क्या होते हैं। आप लोग ये याद रखना कि जो संख्या स्वयं और 1 के अलावा किसी और भी संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए, वे संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 4 1 से तो होगी ही और खुद से भी होगी, क्योंकि हर संख्या अपने आप से तो विभाजित हो जाती है और 1 से भी हो जाती है, और किसी अपने अलावा और 1 के अलावा किसी और से होती है। तो 4 किससे होती है? 2 से।
2 दूनी 4, तो 4 1 से भी हो रही है और 2 से भी हो रही है और स्वयं से भी हो रही है, यानी कि 4 से भी हो रही है। तो ये कैसी संख्या हो गई? भाज्य संख्या। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्याएं, अभी इसको भी नाम से पता चल रहा है कि ये भी भाज्य संख्या की उल्टी ही होंगी। भाज्य संख्या क्या होती है? जो स्वयं से और 1 के अलावा और किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए। अभाज्य संख्या क्या होंगी? जो स्वयं से और सिर्फ 1 से विभाजित हो। जैसे अभी हमने 2 को देखा था, 2 अभी 1 से हो रहा था और स्वयं से हो रहा था, तो 2 क्या हो गई? अभाज्य संख्या। ऐसे अगर हम 3 को देखें तो 3 भी 1 से होगा और स्वयं से, इन दोनों के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग लिखिए, अभाज्य संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावा किसी और संख्या से पूरी तरह विभाजित ना हो, वे संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। लिख लिया? ठीक है, आगे बढ़ते, आगे हम पढ़ेंगे पूर्ववर्ती क्या होती है। पूर्ववर्ती संख्या को निकालने के लिए, अगर हमें अभी यहाँ पर दिया है 7, हमसे कहा गया है कि 7 का पूर्ववर्ती निकालिए, तो हम इसमें से क्या कर देंगे? 1 माइनस क्या आएगा? 6। इसका मतलब हो गया 7 का पूर्ववर्ती क्या है? 6। तो यहाँ पर डेफिनेशन बनेगी कि किसी भी संख्या का पूर्ववर्ती निकालने के लिए उस संख्या में से 1 को घटाया जाता है और जो संख्या प्राप्त होती है वो उस संख्या की पूर्ववर्ती होती है। ठीक है, आगे उत्तरवर्ती। उत्तरवर्ती आप लोग लिखिए, किसी भी संख्या का उत्तरवर्ती निकालने के लिए उस संख्या में 1 जोड़ा जाता है और जो संख्या प्राप्त होती है वो उस संख्या की उत्तरवर्ती होती है। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें 2, हमसे बोला गया 2 का उत्तरवर्ती निकालिए, तो हम इसमें क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे, तो क्या आएगी? 3। तो 3 क्या हुई? 2 की उत्तरवर्ती। पूर्ववर्ती किसी संख्या में से 1 घटाने पर पूर्ववर्ती निकलती है और किस संख्या में 1 जोड़ने पर उत्तरवर्ती संख्या निकलती है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे स्थानीय मान, जातीय मान। स्थानीय मान किसे कहते हैं? स्थानीय मान, जैसा कि आप लोगों को नाम से पता चल रहा है, स्थानीय मतलब स्थान, मान मतलब मान। स्थानीय मान ये बताता है कि उस संख्या में अंक का स्थान कौन सा है। अब स्थान आप यहाँ पर ये मत समझना कि दिल्ली है, बम्बई है, ये नहीं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये स्थान हमारे। अभी हमें अगर यहाँ पर संख्या दी गई है, इसमें पूछा गया है 4 का स्थानीय मान क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हो, ये इकाई होता है, ये दहाई होता है और ये सैकड़ा होता है। अगर हमें कोई संख्या दी गई है और पूछा गया है कि इसमें 4 का स्थानीय मान क्या है, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हमें किसी भी अंक का स्थानीय मान निकालने के लिए अगर कोई अंक इकाई अंक पर है, इकाई स्थान पर है, तो उसमें 1 का गुणा करते हैं। अगर कोई अंक
दहाई स्थान पर है तो उसमें 10 का गुणा करते हैं, और अगर कोई अंक सैकड़ा पर है तो उसमें 100 का गुणा करते हैं। ऐसे ही अगर कोई 1000 पर हो तो उस अंक में 1000 का गुणा करेंगे, कोई 10,000 पर हो तो उसमें 10,000 का गुणा करेंगे। इस तरीके से हमारे स्थानीय मान आसानी से निकल जाते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं। अच्छा, तो हम क्वेश्चन लेते हैं इसी पर आधारित। अभी हमने ये संख्या दी हुई है, इसमें कहा है कि 6 का स्थानीय मान निकालिए। तो ये नहीं है कि आप ये 6 पहले आ गया तो इसका स्थानीय मान निकाल दो, नहीं, हमें इसमें दोनों का स्थानीय मान निकालना होगा। अभी ये 6 किस पर है? ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। अगर आप लोग ऐसे लिख लोगे तो आपको आसानी होगी करने में सवालों को। अभी यहाँ पर ये वाला 6 कौन से स्थान पर है? सैकड़ा के। तो हमें सैकड़ा के अंक का स्थानीय मान निकालने के लिए किसका गुणा करना पड़ता है? 100 का। तो हम 6 में किसका गुणा करेंगे? 100 का। तो 6 का स्थानीय मान क्या हो गया? 600। पहले 6 का स्थानीय मान क्या हो गया? 600। अब इसी तरह दूसरे का लेंगे तो दूसरा कितने पर है? 10,000। तो ये किस पर है? अच्छा, ये यहाँ पर 1000 हुआ, तो ये वाला 6 कितने पर है? 10,000 पर। तो अब इसका स्थानीय मान निकालने के लिए हम कितने का गुणा करेंगे? 10,000 का, क्योंकि ये कितने स्थान पर है? 10,000 पर। तो 6 गुणा 10,000, इसका स्थानीय मान कितना हो गया? 60,000। अच्छा, अब हमने इसका स्थानीय मान तो निकाल लिया, लेकिन पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन आते हैं कि ये 2 6 दिए हुए हैं तो इनके स्थानीय मान का अंतर निकालिए। तो क्या करेंगे? पहले हम लोगों को इसमें स्थानीय मान निकालना है, निकाल लिया। अब क्या करेंगे? अंतर। तो आप जानते ही होंगे कि अंतर निकालने के लिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। तो हमारी बड़ी संख्या क्या है? 60,000। 60,000 हम यहाँ पर ऊपर लिखेंगे, और छोटी क्या है? 600। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका ये क्या निकल आया? अंतर। अगर आपको कहीं भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर एक जैसे 2 अंक दिए हों, कहा जाए कि इन दोनों के स्थानीय मान का अंतर निकालो, तो आप लोग क्या करोगे? पहले उन दोनों का स्थानीय मान निकालोगे, फिर आसान हो गया, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दोगे, जैसे हमने यहाँ पे कर लिया है, इनका स्थानीय मान निकल आएगा। ठीक है, अब आते हैं हम जातीय मान पर। जातीय मान तो स्थानीय मान से बहुत ज़्यादा सिंपल है, सरल है। स्थानीय मान में हमें क्या कोई संख्या दी है, अब कहा है कि इसमें 6 का स्थान बताओ। स्थान मतलब कि इकाई पर है, दहाई पर है, सैकड़ा पर है, 1000 पर है। स्थानीय मान में ये करना पड़ता है, लेकिन जातीय मान में हमें उस संख्या का स्थान नहीं बताना है कि वो इकाई पर है या दहाई पर है या सैकड़ा पर है। जातीय मान में बस अगर आपसे पूछा गया है कि ये संख्या लिखी हुई है, इसमें आप 5 का जातीय मान बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना, बस जिस अंक का आपसे जातीय मान पूछा गया है उसे ज्यों की त्यों लिख देना है। जातीय मान और कुछ नहीं होता है। ठीक, हमारी ये परिभाषाएं तो सारी हो गई हैं, संख्याएं। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रही हूँ स्थानीय मान निकालने के लिए। इसमें आप 8 का स्थानीय मान निकालेंगे, दूसरी है इसमें 4 का, और
इसमें आपको 7 का स्थानीय मान निकालना है, दोनों 7 का निकालना है और उनका अंतर भी निकालना है। गलत हो गया थोड़ा। जैसा मैंने आपको बताया वैसे ही कर देना, 7 के स्थानीय मान निकालना और उनका अंतर निकाल देना। ओके, हम इस लेक्चर में इतना ही करेंगे और अगले लेक्चर में हम इसी पाठ से संबंधित कुछ सूत्र हैं उन्हें करेंगे और आगे प्रश्नावली करेंगे। अगर आप सच में नवोदय की परीक्षा पास करना चाहते हैं और नवोदय जाने के लिए प्रोत्साहित हैं तो आप अरिहंत की किताब को लेकर आएँ, क्योंकि हम इसी किताब से सारा कोर्स करेंगे नवोदय का और ये सबसे अच्छी किताब है। हमने भी इसी किताब से तैयारी की थी अपनी नवोदय की। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे हमें भी आगे की वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।